अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। We have a topic over here which is potential energy. आज हमने बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करना है कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हमारे पास क्या होती है, ठीक है। और बेसिकली इसके फार्मूलाज हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जो है बेसिकली कैसे देख सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है, राइट। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हमारे पास किस तरह से हम देख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर ये देखना होगा, सही है। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, सो बेसिकली हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है, द एनर्जी possesses by a body by virtue of its position, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि भाई ये वो एनर्जी है कि ड्यू टू पोजीशन बॉडी के पास मौजूद होती है। लेट्स से कि बॉडी हमारे पास अगर किसी पोजीशन पर इस वक्त है और वो रेस्ट पोजीशन में है, तो इसका मतलब हमारे पास बॉडी के पास पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पाई जाएगी बॉडी में मौजूद, तो वो कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो उस एनर्जी को हम कहेंगे कि वो पोटेंशियल एनर्जी है। या फिर व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस अगेंस्ट एनी फील्ड ऑफ फोर्स, ठीक है। अगर हम बॉडी को किसी फील्ड के अगेंस्ट मूव करवा दें तो उस बॉडी में वर्क जो है स्टोर होती है एज अ एनर्जी, ठीक है। और उस एनर्जी को हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, ज़मीन की फील्ड। तो अगर हमारे पास एक बॉल है और हमने इस बॉल को अगेंस्ट द फील्ड मूव करा दिया, तो इस बॉल पर हमने वर्क किया, बट वो वर्क इस बॉल में स्टोर हो गई है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि बराबर है पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। The potential energy of a body in the Earth's gravitational field at a height h is given by, तो ये height हमारे पास h है, तो ये बराबर है mgh के, ठीक है। दिस इज इक्वल्स mgh। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जूल, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि एनर्जी की बात हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास एनर्जी की एक टाइप है, तो लिहाजा हमारे पास जो यूनिट बनी पोटेंशियल एनर्जी की वो जूल बनी, राइट। अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस अगेंस्ट एनी फील्ड और फोर्स, ठीक है। जब हम किसी बॉडी को मूव करवाते हैं, ठीक है, अगेंस्ट एनी फील्ड या फिर फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी द वर्क इज स्टोर। अगर हम बॉडी को मूव करवा रहे हैं इन्फिनिटी से, यानी कि बहुत दूर से, तो जो बॉडी में वर्क स्टोर है उसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, बट वो कहलाएगा एब्सोल्यूट ड्यू टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, राइट। द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द अर्थ सरफेस इज, तो अर्थ के सरफेस पर जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है कैपिटल जी एम ई इंटू एम ओवर आर, सही है। तो बेसिकली हम बॉडी को इन्फिनिटी से मूव करवा कर अर्थ के सरफेस तक लेके आते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली क्या है, जब हम किसी बॉडी को मूव करवाएं फ्रॉम इन्फिनिटी, तो उस बॉडी में वर्क स्टोर हो जाती है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर माइनस भी आती है, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस लिखते हैं तो लिहाजा ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ। फिर हमारे पास है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, सही है। इंटर कन्वर्जन की मीनिंग क्या होती है, कन्वर्ट होना, इंटर कन्वर्टेबल, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो सकती है और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल में कन्वर्ट हो सकती है, तो इसको हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन, ठीक है। फॉर अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, ठीक है, किसी बॉडी को हम सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, द होल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, आई लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर है गेन इन काइनेटिक एनर्जी के। तो सपोज करें कि हमारे पास ये एक हाइट है, सही है। इस हाइट से हमने क्या किया है, इस हाइट से हमने एक बॉडी को ड्रॉप किया है, सही है। अब इस वक्त ये बॉडी जो है इस हाइट पर
रुकी हुई थी, इसकी पोजीशन थी, तो इसके पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद थी, ठीक है, एंड देयर इज़ नो काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट। जैसे हमने इस बॉडी को यहाँ से ड्रॉप कराया तो हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में कमी आने लगी और बॉडी की रफ्तार बढ़ने लगी। तो बॉडी की रफ्तार बढ़ने लगी तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हुआ, सही है। तो अगर हम एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास लॉस होती है, जो कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, और उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, और वेलोसिटी बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है। तो लिहाजा गेन इन काइनेटिक एनर्जी होती है। जितना हमारे पास लॉस होता है पोटेंशियल का, उतना ही बेसिकली गेन होता है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, ये आपने याद रखना है, राइट। अच्छा, अगर हम लोग बात करें वर्क एनर्जी इक्वेशन की, तो बेसिकली वर्क एनर्जी इक्वेशन क्या है। अच्छा, ऐसा उस वक्त होता है जब हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो। एक बात याद रख लें, ये उस वक्त होता है जब फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास नहीं होती है। यहाँ हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स नेग्लिजिबल है, राइट, वरना कुछ ना कुछ एनर्जी फिर वेस्ट पे हो जाएगी, सारी की सारी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होगी। तो इसीलिए अगर फ्रिक्शन फोर्स को हम मान के चलेंगे तो हम इस कंडीशन को फिर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। वर्क एनर्जी इक्वेशन क्या है? द वर्क एनर्जी इक्वेशन इज गिवन एज लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो कि देखा है अभी हमने, इज इक्वल्स गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स। तो बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट जो हमारे पास वर्क डन होती है उसको भी यहाँ पर हमें ऐड करना होता है। या आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स से जो वर्क होती है हमें उसको भी यहाँ पर ऐड करना होता है, ठीक है, अगर फ्रिक्शन फोर्स मौजूद होती है। और इन अदर फॉर्म, तो इसकी अदर फॉर्म क्या है हमारे पास, कि हमने यहाँ पर लिख दिया गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, mgh, लॉस ऑफ पोटेंशियल हमने यहाँ पे लिख दिया mgh, और वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स है तो ये आ जाएगा F मल्टीप्लाई बाई एच। F हमारे पास है फ्रिक्शन फोर्स और H हमारे पास क्या है, हाइट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, वर्क, राइट। तो इसीलिए mg माइनस FH इसको हमने लिखा हुआ है। क्लियर है ये बात? सो ये हमारे पास है बेसिकली वर्क एनर्जी इक्वेशन। तो इसको हम पढ़ते हैं वर्क एनर्जी इक्वेशन जब हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स मौजूद हो, ठीक है। एक आखिरी हमारे पास चीज़ और वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो कंजर्व की मीनिंग क्या होती है? तो कंजर्व की मीनिंग होती है बेसिकली हमारे पास कांस्टेंट, ठीक है ना। कंजर्वेशन बेसिकली कंजर्व से है और कंजर्व की मीनिंग होती है कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। तो देखते हैं ये लॉ क्या कहती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ये आपने बहुत बचपन से ही सुना होगा, ठीक है, मतलब आपने बहुत पहले से इसको सुना हुआ है, ठीक है, और अक्सर आपने इसको देखा भी है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम बना सकते हैं, बट इट कैन बी चेंज, इसको हम चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। और हमारी डे लाइफ में ऐसा ही होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मोटर है, ठीक है, पंप है, जो कि आप जैसे पानी वगैरह लिफ्ट करते हैं, आप उसको प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट, जबकि वो वर्क करता है मैकेनिकल एनर्जी, जब मतलब वो एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल में, जाहिर सी बात है वहाँ पर क्या हुई, एनर्जी कन्वर्जन हो गई, ठीक है। तो ये लॉ ये कहती है कि हम जो है वो एनर्जी को बना भी नहीं सकते और ख़त्म भी नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इंटर कन्वर्टेबल होता है बेसिकली, राइट। तो इसको हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हमने यहाँ पर देखना है बेसिकली एक्सप्लोजन, ठीक है, एक्सप्लोजन ऑफ मासेस इनटू पीसेस। अब इसमें हम क्या देखने जा रहे हैं बेसिकली, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर सपोज करें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके मास को हम कह रहे हैं m, ठीक है, वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ठीक है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके मास को हम कह रहे हैं m। अब ये मास जो है बेसिकली ब्रेक हो गया तो कहते हैं एक्सप्लोजन, ठीक है ना। दो हिस्सों में, एक हमें यहाँ से m1 मिल गया, सपोज कि एक हमारे पास है m1 और एक हमारे पास यहाँ पर m2। जैसे आप इसको यूँ समझ लें कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर बॉडी जो है वो 10 kg की थी, तो अब ये ब्रेक हो गया, तो अब ये इसके ऑर्डर मुख्तलिफ हो सकते हैं कि 8 और 10 में, 7 और 3 में, वगैरह वगैरह, सही है। तो हम जनरल मान कर चल लें कि
हमारे पास जो है बेसिकली M1 M2 में ब्रेक हो गया। सही है। अब सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम इसके मोमेंटम की बात करें, सो हमारे पास अगर ये मास जो है बेसिकली शुरू में जब ये मूव कर रहा था तो इसकी वेलोसिटी थी, ठीक है, राइट, u। तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी क्या थी, u थी। क्लियर। अब अचानक क्या हुआ कि ये मास जो है ब्रेक हो गया। तो जब ये ब्रेक हुआ तो दो हिस्सों में बेसिकली डिवाइड हो गया। तो इसकी वेलोसिटी को हम कह देंगे v1 आफ्टर एक्सप्लोजन, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी को हम कह देंगे v2, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसके मोमेंटम को देखें तो पहले वाले मोमेंटम को तो हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम। सो वी हैव इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम किसकी होगी, जाहिर सी बात है इस बॉडी की होगी, जो कि हमारे पास बराबर किसकी आएगी, इनिशियल मोमेंटम, ये हमारे पास बराबर आ जाएगी मास इनटू, ठीक है, वेलोसिटी। तो ये हमारे पास है इनिशियल मोमेंटम। ओके, अगर हम बात करते हैं फाइनल मोमेंटम की, तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा। सो फाइनल मोमेंटम हमारे पास ये यहाँ पे बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जो मोमेंटम है फाइनल वो इन दोनों ऑब्जेक्ट का है, तो हमें लिखना पड़ेगा m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। और अगर ये सिस्टम हमारा पूरा आइसोलेट है तो इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व है, कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम बराबर है फाइनल मोमेंटम के। तो ये हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाई u इज इक्वल्स m1v1 प्लस m2v2, राइट। सो दिस इज द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हम लोग वेलोसिटीज वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमें एक सवाल पूछ लिया जाए कि एक मास है जो कि 10 kg है, वो मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 50 है, वो एक्सप्लोजन हो गई है, और इसका मास हमें पता हो, इसकी वेलोसिटी पता हो, ठीक है, इसका मास पता हो, और कहें कि बताएं दूसरे वाले जो मास है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसके साथ साथ हम एनर्जी को भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम एनर्जी देखें तो एनर्जी हमारे पास क्या होगी, ठीक है। सो अगर हम एनर्जी की बात करें तो हमें पता है कि एनर्जी क्या है, बेसिकली हाफ mv² है, राइट। तो ये हो जाएगा हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बॉडी जो है मूव कर रही है, हाफ mv², ठीक है। सो अगर हम इसकी बात करें मास m1 की, तो यहाँ पे m1 लिखें आप, यहाँ वेलोसिटी 1 लिखें, और यहाँ पे एनर्जी 1 लिखें, राइट। तो अगर हम यहाँ से वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाहें तो भी क्या हो जाएगा, अच्छा चलें काम करते हैं, पहले हम एनर्जी 2 भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हाफ m2v2², ठीक है। अब अगर हम यहाँ से लिखना चाहें कि भाई वेलोसिटी v1, तो क्या होगा, ये 2 आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 टाइम्स e1, और ये m1 डिवाइड में आ जाएगा। तो इन शॉर्ट v1² हमारे पास बराबर आएगा 2 टाइम्स e1 अपॉन m1, राइट। और अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा v1 इज इक्वल्स स्क्वायर रूट 2 टाइम्स e1 अपॉन m1, करेक्ट। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, रूट हमने बोथ साइड लिया, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली सिर्फ रूट इसके ऊपर बचेगा। अच्छा, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, अगर यहाँ से हम लोग v2 फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा v2² 2 टाइम्स e2 अपॉन, ठीक है, m2। सिंपल ये आगे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये m2 डिवाइड में आ जाएगा। और अगर फिर से हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, सो दिस विल बिकम v2 इज इक्वल्स स्क्वायर रूट 2 टाइम्स e2 अपॉन m2, राइट। सो बेसिकली ये हमारे पास इस तरह से एनर्जीज एंड वेलोसिटीज को हम देख सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन को पहले हम करते हैं, और फिर ताकि हमें आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं।
हमारे पास अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अ बॉम्ब ऑफ मास 9 kg एक्सप्लोड इनटू टू पीसेस, ठीक है। एक 9 kg हमारे पास बॉम्ब है जो कि एक्सप्लोड हो गया दो पीसेस में, तो कहते हैं कि मास 3 kg एंड 6 kg। द वेलोसिटी ऑफ मास इज 3 kg इज 16 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इसको लेट्स से दिस इज m1, so this velocity is v1 and this mass is m2, ठीक है, एंड दिस मास इज m, टोटल मास। तो हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ठीक है, मैस 6 kg। 6 kg मैस की हमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमें ये बताना है, सही है। यानी कि अब ये m2 है तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी 2, बॉडी 2 हमने फाइंड आउट करनी है। देखें सबसे पहली बात ये कि काइनेटिक एनर्जी बॉडी 2 फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगेगा हाफ mv², ठीक है। तो ये मास 2 और ये वेलोसिटी 2। मास 2 पता है बट वेलोसिटी नहीं पता, तो वेलोसिटी फाइंड आउट कैसे करेंगे? अभी हमने ऊपर क्या डिस्कस किया था, mu इज इक्वल्स m1 v1, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस m2 v2। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता है, सवाल में ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो ये ज़ीरो पुट की जाएगी। m1 की वैल्यू हमारे पास है 3, v1 हमारे पास है 16, प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास है 6 एंड v2 हमें फाइंड आउट करना है, सही है। ये सब कुछ ज़ीरो, सो ये हो जाएगा हमारे पास -6 v2 इज इक्वल्स 3 इंटू 16। इसको हमने यहाँ शिफ्ट करवा लिया, तो यहाँ से v2 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 16 ओवर 6, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो ये से कैंसिल दो दफ़े में 2 टाइम्स, ये से डिवाइड हो जाएगा, तो v2 की वैल्यू आ जाएगी -8 मीटर पर सेकेंड। अब याद रखें माइनस साइन हमें बताएगा डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो कैलकुलेशन में इसको शामिल ना करें, और चाहें तो कर भी सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर है तो अल्टीमेटली ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आपकी मर्जी है। बट माइनस साइन डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, यह बात जानते हैं आप। सो ये हो जाएगा हाफ m2 हमारे पास कितना है 6, और v2 हमने क्या फाइंड आउट किया 8, तो आप करेंगे इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये से कैंसिल 3 आ जाएगा, सो सिंपल 3 इंटू 64, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 64 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 12, और यहाँ पे 1, 3 6 18 और 1 19, तो 192, तो दिस विल बिकम 192 जूल, ठीक है, जो कि हमारे पास आंसर है। अब ऑप्शंस यहाँ पर मैंने नहीं लिखे हैं, तो ऑप्शंस कुछ भी बन सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, बट थिंग इज़ डैट कि आपको MCQ सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। तो आंसर तो आप ज़ाहिर निकाल ही लेंगे। अब 4 ऑप्शन होगा, वहाँ पर टिक आउट करना होगा जस्ट, तो वो तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है वो ऑप्शंस नहीं लिखे थे, तो डायरेक्टली इसको हमने सॉल्व कर लिया और आपको सिखा दिया कि ये फार्मूला कैसे इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। वी हैव वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है हम जो है एनर्जी कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है वेरियस सोर्सेस कौन कौन सी हैं इसकी। तो नंबर 1, वाइंड एनर्जी इज़ द पावर ऑफ वाइंड यूज टू रन फ्लोर मिल्स, ठीक है। तो वाइंड एनर्जी बेसिकली हम जो है वो हासिल कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, उसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। नंबर 2 है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द पावर ऑफ वाटर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो बेसिकली वाटर की मदद से जो है हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। एंड वी हैव न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ हैवी न्यूक्लियस, ठीक है, हैवी न्यूक्लियस एंड फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई, सही है। तो बेसिकली हमारे पास जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो हमें हासिल होती है फिशन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन से। बस फ़र्क ये होता है कि फिशन रिएक्शन में हमें हैवी न्यूक्लियस से बेसिकली जो हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होती है, स्प्लिट हो जाती है, तो उसके नतीजे में बेसिकली हमें जो है एनर्जी देखने को मिलती है, राइट। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर बेसिकली फ्यूजन की बात करें, तो फ्यूजन में क्या होता है कि दो लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं और उससे हमें एनर्जी हासिल होती है। जियोथर्मल एनर्जी इज़ द अर्थ नेचुरल हीट, ठीक है, एंड सोलर एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ सन। ये सारे हमारे पास जो है सोर्सेज हैं
जहाँ से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि टाइडल एनर्जी, द एनर्जी वेव्स ड्यूरिंग हाई एंड लो टाइड्स, ठीक है, जो ओशंस बेसिकली होते हैं। फिर कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल लाइक पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोड्यूसेस इन द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान। तो फॉसिल फ्यूल भी बेसिकली लाइक पेट्रोलियम वगैरह वगैरह ये सारे हमारे पास एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग एस्केप वेलोसिटी की बात करें, सो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? So the initial velocity which a projectile must have at the Earth's surface in order to go out the Earth gravitational field is known as escape velocity, ठीक है। So basically हमारे पास जो है initial velocity, या आप कह सकते हैं कि कम से कम velocity हमें जो रिक्वायर है एक प्रोजेक्टाइल को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए, उसको बाहर फेंकने के लिए, तो ये वेलोसिटी कहलाती है एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास और मुझे इसको अर्थ के फील्ड से बाहर निकालना है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड से मुझे बाहर निकालना है, तो मैं इसको किस वेलोसिटी से फेंकूंगा, ठीक है, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास जो इसके स्पेस क्राफ्ट वगैरह है वो जब जाता है अर्थ से बाहर, तो बेसिकली उसकी पूरी वेलोसिटी की कैलकुलेशन होती है, राइट। तो अब ये वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो इसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, और इसको आमतौर पर लिखते हैं VESP से, ठीक है, V escape velocity, so something like this, right। अब अगर हम लोग इसकी इक्वेशन की बात करें कि इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है या इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, ये भी आप कह सकते हैं इक्वेशन या फिर फॉर्मूला, सही है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है V escape velocity इज इक्वल्स अंडर रूट, ठीक है, टू कैपिटल G इंटू ME ओवर RE, क्लियर। सो ये हमारे पास है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। और हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, उसको हम लिख सकते हैं कि V escape velocity इज इक्वल्स, ठीक है, 2G मल्टीप्लाई बाई RE, ठीक है, इन स्क्वायर रूट के अंदर है ये, ठीक है। अब अगर हम लोग एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ की बात करें, ठीक है, अगर हमारे पास अर्थ की हमें देखना है एस्केप वेलोसिटी, तो वी एस्केप, ठीक है, वी एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ, तो अर्थ के लिए बेसिकली ये एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? सो अर्थ के लिए हमारे पास इसकी वैल्यू होती है 1.2 एक्सपोनेंट 3, 1.2 एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो वो अर्थ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा, ऐसी अगर हम बात करें वी एस्केप वेलोसिटी फॉर मून, ठीक है, अगर हम लोग बात करें मून की, सो अगर हम मून की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.3 एक्सपोनेंट 3, 2.3 एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये इसकी वेलोसिटी है मून के लिए। सो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास इसके वेलोसिटी क्या होती है, इसके फॉर्मूला हमारे पास क्या है, और इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ एंड मून को इसकी वैल्यू कितनी होती है ये हमने यहाँ पर देखा, राइट। अब आते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स की जानिब, न्यूमेरिकल्स की जानिब, MCQs देखते हैं। जो थ्योरी हमने किया है, तो क्या वो थ्योरी हमें हेल्प कर रही है MCQ सॉल्व करने में, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स या फिर MCQs। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सही है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है, देन वर्क डन इज सेड टू बी, ठीक है। तो इस वर्क को हम क्या कहते हैं, हमने ये बताना है, ठीक है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन का मतलब है कि हमारे पास फोर्स जो है बेसिकली इस डायरेक्शन में है एंड डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। जैसे कि हम आमतौर पर फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन वाली मिसाल को यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। सो एंगल यहाँ पर कितना होगा, 180 डिग्री। तो हमें पता है कि 180 डिग्री पर वर्क क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि एफ डी या एफ एस कॉस थीटा होता है। चलिए इसको अगर हम एस से मेंशन कर दें तो ये हमारे पास है एस। सो वर्क हमारे पास क्या है, वर्क इज द
डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो W हमारे पास बेसिकली बराबर है एफ एस कॉस थीटा के, राइट। तो अगर आप एंगल पुट करेंगे 180 तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो आंसर है वो है ए, नेगेटिव। ठीक है, तो जब भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछ रहे हैं कि द वर्क डन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर हम वर्क कर रहे हैं तो वर्क हमारे पास इंडिपेंडेंट है किसके, जवाब है पाथ के। ठीक है, ये हमने लेक्चर में देखा भी था। सो पावर सी है, वर्क डी है, फोर्स, ये सारे ऑप्शंस इररेलेवेंट है। तो हमारे पास ए जो है राइट आंसर है, पाथ फॉलोड बाय बॉडी के, जो पाथ बॉडी फॉलो करेगी वो पाथ से इंडिपेंडेंट है। किसी भी पाथ को फॉलो की जाए तो वर्क हमारे पास हमेशा सेम आता है या फिर जीरो आता है क्लोज पाथ में अगर वर्क करेंगे हम, राइट। 3 में कहते हैं द फील्ड इन विच वर्क डन along a closed path is zero। ठीक है, ऐसी फील्ड जिसमें हम वर्क डन करें क्लोज पाथ में तो हमारे पास जो वर्क है वो ज़ीरो आ जाए। लाइक ट्राइंगल, जैसे हमने अभी लेक्चर में देखा भी था कि ये हमारे पास है पॉइंट ए, पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट सी। सो हम बॉडी को ए से बी तक मूव करवा रहे हैं, फिर बी टू सी एंड सी टू ए, और ये वर्क हो रहा है इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये वर्क हो कहाँ रहा है, क्लोज पाथ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क क्या आएगा, ज़ीरो। तो इस फील्ड को हम कहेंगे कंजर्वेटिव फील्ड, राइट। तो ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, ऐसी फील्ड जहाँ पे टोटल वर्क डन क्लोज पाथ में ज़ीरो आए, ऐसी फील्ड को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड, राइट। 4 में लिखते हैं द यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दोज ऑफ। ठीक है, जो एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक है ना, इन चारों में से कोई एक क्वांटिटी ऐसी है उसकी भी यूनिट वही है जो एनर्जी की है। क्वेश्चन में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जवाब है वर्क, क्योंकि हमें पता है कि वर्क एंड एनर्जी आर इक्वल। एक बॉडी उतनी ही वर्क कर सकती है जितनी उसमें एनर्जी होती है। तो वर्क एंड एनर्जी आर सेम क्वांटिटी, लिहाजा जो यूनिट वर्क की है वही यूनिट हमारे पास एनर्जी की भी है। तो एनर्जी एंड वर्क हैज़ द सेम यूनिट, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखते हैं कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर। ठीक है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंटर कन्वर्टेबल, नॉट कंजर्व होती है या कांस्टेंट होती है। तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल होती है, राइट। हमने लेक्चर में देखा भी था कि काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है, या हम पोटेंशियल कन्वर्ट करवा सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में, राइट। तो ये बेसिकली इंटर कन्वर्जन कहलाती है। जैसे आपने देखा था पीछे, लॉस ऑफ पोटेंशियल बराबर है गेन इन काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं किलोवाट इज द यूनिट ऑफ। ठीक है, किलोवाट आवर जो है बेसिकली किसकी यूनिट है, तो किलोवाट आवर हमारे पास एनर्जी की यूनिट है, सिंपल। अब ये कैसे बता, इसके लिए भी शॉर्टकट है। पावर क्या होता है, पावर होता है W/T, सही है। तो पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, और ये आगे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि किलो वॉट पावर की यूनिट और मल्टीप्लाई बाई आवर, तो क्या मिल रहा है, वर्क। तो इसका मतलब वर्क क्या है, एनर्जी, राइट। तो यहाँ पर बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। 7 में लिखते हैं कि द कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज आर कॉल्ड। ठीक है, कोल हमारे पास बेसिकली और जो पेट्रोलियम, ये सारे जो हमारे पास सोर्सेज हैं एनर्जी के, इसको हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं, राइट। 8 में कहते हैं कि द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू। ठीक है ना, वर्क डन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के ज़रिए कितनी होती है, क्या होती है, ये बताना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है और ये बॉडी घूम रही है सर्कल में, तो हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये हमारे पास है FC, और बॉडी जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होती है इस डायरेक्शन में। सो हेयर इज S। तो यहाँ पर एंगल हमेशा कितना होगा, 90। तो जब एंगल 90 होता है तो वर्क क्या मिलता है, ज़ीरो, याद है, क्योंकि हमारे पास वर्क वाले फॉर्मूले में फैक्टर कॉस आता है, FS cos थीटा। सो अगर यहाँ पे आप एंगल पुट करेंगे 90 डिग्री तो अल्टीमेटली cos 90 हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो एवरीथिंग विल बी ज़ीरो ओवर हियर, तो वर्क हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो बी हमारे पास राइट आंसर है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं करवाती है,
ये बात आपने याद रखना है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास कोई वर्क नहीं करवाएगी। क्लियर है ये बात? वजह क्या है? वजह ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके दरमियान एंगल हमारे पास 90 डिग्री होता है। करेक्ट। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी, ठीक है, of relativity, the kinetic energy of a body can be expressed या represented by the formula. So हमें पता है कि आइंस्टाइन ने बेसिकली जो अपना फॉर्मूला लिया था मास एनर्जी इंटर कन्वर्जन का, वो हमारे पास क्या था? E इज इक्वल्स एम सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इसी एनर्जी को ये कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो वी हैव काइनेटिक एनर्जी सिंपल एम सी स्क्वायर, तो डी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट है, वो किसके बराबर है? तो आपको याद है ये पावर के बराबर है, हमने इसको लेक्चर में देखा भी था, ठीक है। तो सबसे पहले ना आपको मैं एक ये मशवरा दूंगा। मेरी आपको ये मशवरा ये है कि आप लोग जब भी ना एमसीक्यूज को सॉल्व करने बैठें तो एक मरतबा थ्योरी को लाजमी कंप्लीट करें। मतलब थ्योरी कंप्लीट करके उसके बाद जो है वो आप एमसीक्यूज को सॉल्व करें। जितनी ना अच्छी आपकी थ्योरी में ग्रिप होगी, एमसीक्यूज आपको उतनी आसान लगेगा, ठीक है। अक्सर बच्चे ऐसा कर रहे होते हैं कि वो पहले ना एमसीक्यूज डायरेक्ट लेके बैठ जाते हैं। तो एमसीक्यूज कैसे करेंगे आप? क्योंकि आपने टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं है, तो टॉपिक पे पहले कमांड हासिल करें, टोटल ग्रिप आपका हो टॉपिक के ऊपर, सही है। उस टॉपिक के बाद फिर आप एमसीक्यूज पर आएँ और देखें, आप खुद को टेस्ट करें कि आपने थ्योरी पढ़े तो उससे कितने एमसीक्यूज आपके सॉल्व हो रहे हैं, राइट। चलें आगे देखते हैं। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट है हमें क्या मिल रहा है? पावर मिल रहा है, ठीक है। तो पावर मिलेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं कि इफ़ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एट राइट एंगल, ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट राइट एंगल पर है। तो राइट एंगल से हमारे पास यहाँ पर है 90 डिग्री, यानी कि फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में है एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में, एंड दे आर ये हमारे पास है 90 डिग्री पर। तो दिस इज 90 डिग्री, राइट। सो राइट एंगल हो गया। और इसमें वर्क क्या मिलेगा? तो आपको याद है कि 90 पर वर्क क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर ए हमारे पास राइट आंसर है, क्योंकि एफ एस कॉस थीटा है, ठीक है। डब्ल्यू बराबर है एफ एस कॉस थीटा के। तो यहाँ पे आप थीटा पुट कर दें 90 डिग्री, तो कॉस 90 0 होता है, एवरीथिंग विल बी 0। तो ए हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है 0। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं अ फोर्स इज एक्सर्टेड इन लिफ्टिंग अ 100 kg मास, ठीक है। हम 100 kg मास को जो है वो लिफ्ट करवा रहे हैं स्ट्रेट अप, ठीक है, ऊपर उठा रहे हैं, हाइट 10 मीटर। द वर्क डन, तो वर्क डन ये कौन सी है? तो ये वर्क डन हमारे पास है वर्टिकल, ये लिफ्टिंग वाली कंडीशन है। तो हमारे पास वर्टिकल वर्क किसके बराबर होता है? आपको याद है वर्टिकल वर्क हमारे पास बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी के, राइट, जो कि बराबर है mgh के। अब हमारे पास मास कितना है? यहाँ पे मास हमारे पास है 100, जी की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 10 सपोज कर लेते हैं, और हाइट हमारे पास कितनी है यहाँ पर? 10। सो ये हो जाएगा सिंपल 10 इंटू 10 100, और 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा? सिंपल 10,000, राइट। तो दिस इज 10,000 जूल। तो अब आंसर आप देखें करीब करीब वाला कौन सा है? तो ये तो बहुत दूर है सारे, है ना, डिफरेंस आता है। तो ए हमारे पास राइट है 9800 जूल, ठीक है, 9800 जूल। क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं कि अ बॉडी मूव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है 10 मीटर की डिस्टेंस से अलोंग हॉरिजॉन्टल बाय अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, ठीक है। फोर्स हमारे पास कितनी लग रही है? 5 न्यूटन। इफ द वर्क डन इज 25 जूल, द एंगल बिटवीन देम इज। हमने बताना है कि एंगल कितना बन रहा है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला। तो वर्क हमारे पास क्या है? वर्क हमारे पास है एफ एस कॉस थीटा के बराबर, राइट। सो दिस विल बिकम डब्ल्यू हमारे पास कितना है? 25 इज इक्वल्स एफ हमारे पास है 5, ठीक है, एफ हमारे पास है 5, एस हमारे पास कितना है यहाँ पर? 10, ठीक है, और दिस इज कॉस थीटा।
सो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल 25 डिवाइडेड बाय, ये से मल्टीप्लाई हुआ 50 और इसको हम लाएंगे डिवाइड में, इज इक्वल्स कॉस थीटा। तो सिंपल है, ये से कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास हाफ। तो अल्टीमेटली थीटा हमारे पास क्या आएगा, कॉस इनवर्स, ठीक है, 1/2 हाफ। तो कॉस इनवर्स हाफ क्या होता है, जवाब है 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको आपने डायरेक्टली याद रख लें, और अगर माइनस आए तो ये होता है 120 के बराबर। कुछ एंगल्स आपको याद होने चाहिए डायरेक्टली, ताकि इससे आपका टाइम ज़ाया ना हो। सही है, और अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप कुछ एंगल्स को याद कर लें, ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। जैसे खास तौर पे कॉस और साइन के कुछ याद कर लें। टेन तो ज़ाहिर कम इस्तेमाल होता है, तो टेन को आप ना भी करें चल जाएगा, लेकिन साइन कॉस की वैल्यूज़ को याद कर लें। मैंने चैप्टर नंबर 2 में बताया भी था कि किस तरह से शॉर्टकट से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं जाकर कि वहाँ पर मैंने किस तरह से इसको डिफाइन किया। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है। 14 में कहते हैं द वर्क गिवन टू अ मशीन, ठीक है, इज कॉल्ड, वो वर्क जो हम मशीन को दे रहे हैं। ठीक है ना, एक तो ये होता है कि मशीन हमें काम करके देती है, और एक होता है कि हम मशीन को काम बताते हैं कि भाई आपने ये काम करना है। ठीक है, तो जो मशीन से हम कहें भाई ये काम करो आप, तो वो कहलाता है इनपुट। ठीक है, कि हम मशीन को कह रहे हैं भाई ये काम आप करो, और वो मशीन हमें वो काम करके दे रही है, तो वो कहलाता है आउटपुट। लेकिन अभी क्या हो रहा है, द वर्क गिवन टू अ मशीन, हम मशीन को वर्क दे रहे हैं, तो ये हमारा इनपुट है। राइट, 15 देखते हैं। तो 15 में हमारे पास है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है ना, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स के जरिए अगर वर्क डन हो रही है तो उस वर्क को नेगेटिव वर्क कहा जाता है। क्योंकि अगर बॉडी, लेट्स से कि बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, फासला कवर कर रही है, तो बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ होती है, उसके मोशन के अपोजिट, इस डायरेक्शन में। तो एंगल कितना बनेगा, 180। तो थीटा इज इक्वल्स 180 डिग्री, और इस कंडीशन में हमारे पास जो वर्क आता है वो नेगेटिव वर्क होता है। ये कॉस का फंक्शन होता है, तो कॉस 180 डिग्री माइनस में आपको इसकी वैल्यू मिल रही होती है। राइट, तो इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स से जो वर्क मिलती है वो हमें नेगेटिव वर्क मिलती है। डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं आप, बाकी चाहे तो आप कॉन्सेप्ट लगा लेंगे जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। राइट, हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं कि द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स अराउंड अ क्लोज पाथ। ठीक है, वर्क डन जो है बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से क्लोज पाथ में हमें क्या मिलती है, 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, कौन सी फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव फील्ड हमारे पास बेसिकली वो फील्ड होती है जिसमें हमारे पास क्लोज पाथ में वर्क डन जो है वो 0 आता है। तो ये खास बात सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड की होती है। सही, सो ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास बेसिकली कंजर्वेटिव फील्ड होती है। सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहते हैं कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, सो फोर्स एंड वेलोसिटी की जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या है, पावर है। ये सवाल अभी भी आया था, तो दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड नाउ। क्वेश्चन नंबर 19 में कहते हैं कि हॉर्स पावर HP इज रिलेटेड विथ वॉट बाय द रिलेशन। हॉर्स पावर जो है वो वॉट से किस रिलेशन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। तो हमें पता है कि 1 HP किसके बराबर होता है, 746 वाट के। ठीक है, आपने डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, सो 1 HP हमारे पास 746 वाट के बराबर होता है। राइट, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है, योर वेट इज 600 न्यूटन। सही है, वेट जो है बेसिकली हमारे पास है 600 न्यूटन के बराबर। यू क्लाइंब अ हिल 10 मीटर, ये हमारे पास हाइट आ गई, इन 10 सेकेंड ये हमारे पास टाइम आ गई। ठीक है, यू पजेसेस पावर, सो पावर हमने यहाँ पर बेसिकली कैलकुलेट करने हैं। तो पावर क्या होता है, पावर हमारे पास है W/T। राइट, अब यहाँ पे ये वर्क कौन सी है, ये वर्क हमारे पास है वर्टिकल, तो पावर कौन सी मिलेगी, वर्टिकल पावर। तो वर्टिकल वर्क क्या होता है, mgh। राइट, mgh/T। क्लाइंब ऊपर चढ़ रहे हैं तो पावर हमारे पास वर्टिकल है, mg हमारे पास क्या होता है, वेट के बराबर, और ये आ जाएगा h/T। ठीक है, अब इसमें ज़रा वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो वेट हमारे पास है 600, h की वैल्यू हमारे पास है 10, एंड टाइम कितना है हमारे पास 10।
तो इस 10 से 10 को कैंसिल करें, कितना बचेगा 600 वॉट, ठीक है 600 वॉट। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। 21 में लिखा हुआ है इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम द यूनिट ऑफ पावर इज, ठीक है आपको मैंने ये लेक्चर में बताया भी था कि ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में जो हमारे पास बेसिकली पावर है वो हमारे पास क्या होती है बेसिकली, तो वो हमारे पास होती है बेसिकली वॉट, सही है। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में सॉरी हमारे पास होती है हॉर्स पावर, तो डी हमारे पास राइट आंसर है, ठीक है। तो बीई यानी कि ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में हमारे पास, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में हमारे पास बेसिकली जो पावर की यूनिट होती है वो होती है एचपी, हॉर्स पावर, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है कि एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट यूजेस 500 जूल ऑफ एनर्जी टू लिफ्ट लोड इन 2 सेकेंड्स, पावर कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास एनर्जी दी हुई है, तो पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है W अपॉन टाइम, वर्क ओवर टाइम। तो वर्क हमारे पास है 500 जूल, वर्क हमारे पास है 500 जूल और टाइम कितना है हमारे पास यहाँ पर 2, तो सिंपली ये से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 250 वॉट, सही है। तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहते हैं कि अ मशीन ऑफ पावर 10 वॉट्स ऑपरेट्स फॉर अ 2 मिनट, एक मशीन है जो कि जिसकी पावर है 10 वॉट्स, हमने उसको ऑपरेट किया 2 मिनट के लिए। द वर्क डन बाय इट इज, तो वर्क डन बताना है। तो सिंपल है हमारे पास पावर है W अपॉन टी, राइट। तो पावर हमारे पास कितना है 10 वॉट, पावर की जगह पुट कर दिया, W टाइम कितना है 2 मिनट, तो 2 मिनट में हमारे पास कितने होते हैं सेकंड 120 सेकंड, तो इससे मल्टीप्लाई हुआ, सिंपल क्या आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर 1200, तो सी हमारे पास राइट आंसर है। इसको इससे आगे मल्टीप्लाई करवा लें सिंपल, तो हमारे पास आ जाएगा 1200 जूल, राइट। हमारे पास बेसिकली 24 क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहे हैं कि 1 वॉट किसके बराबर है। तो हमें पता है कि भाई 1 वॉट क्या होता है जूल पर सेकेंड, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी राइट है। कैसे, सो पावर हमारे पास है W अपॉन टाइम, ठीक है। तो W क्या है जूल वर्क है और नीचे आ गया सेकेंड, तो इसको हम पढ़ते हैं बेसिकली वॉट, तो वॉट हमारे पास क्या बना जूल पर सेकेंड, ठीक है। फिर कहते हैं कि भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 में द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जूल एंड ब्रिटिश थर्मल यूनिट, सही है। जूल एंड हमारे पास जो ब्रिटिश थर्मल यूनिट है इसका रिलेशन क्या है, हमने यहाँ पर बेसिकली ये डिस्कस करना है, सही है। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट की अगर हम बात करें और हम जूल की बात करें, तो हमारे पास यहाँ पर जो रिलेशन है 1 BTU का, तो वो हमारे पास है 1055, सही है। तो बेसिकली ये कन्वर्जन है कि 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट हमारे पास बराबर होती है 1055 जूल के। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखते हैं द ब्रेकिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस, ठीक है। तो हमारे पास जो हैवी न्यूक्लियस है वो ब्रेक होता है 2 इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेसिकली फिशन रिएक्शन, ठीक है ना। फिशन रिएक्शन में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है 2 लाइटर या फिर इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में, सही है। तो ये बात हमें पता है पहले से ही और अभी हमने देखा भी था पीछे लेक्चर में, राइट। क्वेश्चन नंबर 27 में कहते हैं कि द एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन, यानी कि वो एनर्जी जो कि हमें हासिल होती है फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन के नतीजे में। तो फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन बेसिकली कहाँ होता है, बेसिकली न्यूक्लियस में होता है। तो इसका मतलब है न्यूक्लियस कह रहा हूँ मैं, बेसिकली कह सकते हैं कि हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में होता है। तो इसका मतलब है हमारे पास है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 ग्राम बुलेट मूविंग विद स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो 100 ग्राम बुलेट है, तो 100 ग्राम को आप पहले केजी में कन्वर्ट करिएगा डिवाइड करके 1000 से, तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 0.1 kg के बराबर, सही। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हाफ mv², हमने कैलकुलेट करनी है काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है। सो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल हाफ, मास हमारे पास है 0.1, ठीक है 0.1 और वेलोसिटी हमारे पास है 100 और इसका हमने करना है स्क्वायर।
अच्छा, अब 0.1 का मतलब क्या है? 0.1 का मतलब ये हो गया कि 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। और 100 का स्क्वायर, इसका मतलब है कि 100 × 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दें आप, और ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो 5 × 100 क्या आ जाएगा? 500। तो सिंपल हमारे पास है बी, 500 जूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल देन काइनेटिक एनर्जी। तो भाई वेलोसिटी का ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी के साथ स्क्वायर के साथ है। रिलेशन अगर आप देखें तो स्क्वायर है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के, राइट। तो अगर वेलोसिटी को डबल करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसका जवाब क्या आएगा? 4 टाइम्स। तो हमारे पास है डी, 4 टाइम्स, क्लियर। 30 में कहते हैं, इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज रिड्यूस टू हाफ इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। अगर हम मास को रिड्यूस करें हाफ, ठीक है ना, मास को हाफ करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ता है? तो देखें, काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक मास से बेसिकली डायरेक्ट है, सही है। हाफ एम वी स्क्वायर है तो डायरेक्ट हुआ ना, एम से डायरेक्ट हो जाएगा। अगर मास को हमने हाफ कर दिया है तो अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो जवाब है यहाँ पर हमारे पास डी, हाफ। 31 में कहते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम, ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटी 10। तो ये सवाल आप खुद भी कर सकते हैं, जिस तरह हमने ऊपर इस क्वेश्चन अटैम्प्ट किया वैसे ही होगा। सिंपल डिवाइड करेंगे पहले हम इसको, तो ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। केजी में लाना है, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0.5। ये हमने मास को कन्वर्ट कर लिया केजी में, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास वेलोसिटी कितनी है? 10। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिएगा यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है किसके? हाफ, ठीक है, एम वी स्क्वायर के। मास आपके पास ये आ जाएगा यहाँ से, और वेलोसिटी वगैरह सब गिवन है, तो इसको पुट कर लें यहाँ पे डायरेक्टली, तो आंसर आपके पास आ जाएगा। चले मैं आपको दिखा देता हूँ सॉल्व करके, ठीक है। सो हेयर इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल्स हाफ, एम हमारे पास कितना है? 0.5 है, राइट। एम की वैल्यू हमारे पास 0.5 है, एंड वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ 0.5 का मतलब है 5/10, पॉइंट को डाल दिया हमने, और नीचे आ गया एक 0, 10 का स्क्वायर यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। ये इससे कैंसिल कर दें, 2 1 2, 2 5 10, और ये 5 जो इससे मल्टीप्लाई हो कितना आएगा? 25 जूल। तो ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 25 जूल, विच इज सी। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में कहते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ। न्यूक्लियर हमारे पास जो एनर्जी है वो रिलीज होती है किस प्रोसेस में? तो देखें आप क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर था कि एनर्जी रिलीज जो हो रही है न्यूक्लियस, बेसिकली हमारे पास जो न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा है हैवी, उसके नतीजे में क्या हो रहा है? हमें एनर्जी देखने को मिल रही है, इसको हम कह रहे हैं फिशन, सही है ना, फिशन हम कह रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी हमें हासिल हो रहा है, ठीक है। अब वो किस नतीजे में हासिल हो रहा है? जवाब है भाई फिशन रिएक्शन भी है, फ्यूजन भी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दोनों राइट हो जाएगा, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। सो न्यूक्लियर एनर्जी 27 देख लें आप, क्या लिखा हुआ है? द एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस फ्यूजन एंड फ्यूजन। वो एनर्जी जो रिलीज होती है फ्यूजन एंड फ्यूजन के नतीजे में, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में, कि न्यूक्लियर एनर्जी को हम एक्सप्रेस करते हैं किस प्रोसेस में? तो भाई जवाब है फिशन एंड फ्यूजन, दोनों है, तो इसका मतलब है ए एंड बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो ये हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगर आपको मजीद प्रैक्टिस करने हो, क्वेश्चन बैंक चाहिए हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। होप सो आपके सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।